इस वीडियो के अंदर अपन टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पृथक्क्रम कक्षा युग्मन और सूक्ष्म संरचना की गुणात्मक व्याख्या। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने और समझने के लिए पहले अभी इसको लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए आप पहले इधर देखिए, अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई परमाणु है, तो ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, ये परमाणु का नाभिक है एक तो, और उस नाभिक के चारों ओर एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वी वेग से कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर नाभिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में कोई इलेक्ट्रॉन वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इस तरीके देखिए, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है। ठीक है, परमाणु का नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन, और ये आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कौन कौन सी होगी, एक तो गतिज ऊर्जा होगी, एक स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होती है, 1/2 mv²। यहाँ पर m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है, यहाँ पर ये दोनों जो है वो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के रूप में स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, k q1 q2/r होती है। यहाँ पर q1 की जगह पर नाभिक का आवेश ले लेते हैं, q1 नाभिक का आवेश ले लेते हैं, और q2 की जगह क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जिनके बीच की दूरी तो r ही है। अब नाभिक का आवेश कितना होता है, नाभिक का आवेश, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों का आवेश 0 होता है, तो जो अनाभिक का आवेश बनेगा वो प्रोटॉन के कारण बनेगा। और नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं, जेड परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, +e। तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है +e, तो जेड प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, जेड। ठीक है, तो नाभिक का आवेश कितना होता है, किसी भी जेड परमाणु क्रमांक वाले नाभिक का आवेश कितना होता है, +z। ठीक है, +z, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा, q2 -e। तो ये हो जाएगा +ze -e, तो ये हो जाएगा -aze²/r। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनों की टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, इसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो ये हो जाएगी 1/2 mv²-aze²/r। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। अब देखिए आप, एक पिछले टॉपिक में अपन ने स्ट्रिंगुलर प्रयोग का जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि गाउड स्मिथ और वोर्लेनबेक ने बताया था कि जब स्ट्रिंगुलर प्रयोग के परिणामों की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, तब गाउड स्मिथ और वोर्लेनबेक ने इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के सापेक्ष कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष के सापेक्ष चक्रण गति भी करता है। यानी कि नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से कक्षीय गति तो करता ही है नाभिक के सापेक्ष, तो इसके साथ साथ अपनी अक्ष के सापेक्ष चक्रण गति भी करता हुआ चलता है। इस तरीके से क्या करता हुआ चलता है, चक्रण गति करता हुआ भी चलता है। ठीक है, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरीके से चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस उत्पन्न होता है, और उसका मान होता है -es/m। ये चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, इसको कहते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण -es/m। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण है, किसके कारण है, नहीं, चक्रण गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, इसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, ये चक्रण चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान ये है आपके पास, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, अब कोई प्रेक्षक यहाँ पर बैठ जाए, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन जो है 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये r है, इसका ये वेग हो गया v। ठीक है, तो r ये r जो है त्रिज्या है, और ये जो v की जो दिशा होती है वो स्पर्शरेखा के अनुदिश होती है। और अपन ने 10th क्लास में पढ़ी थी कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा उसकी त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, यानी कि r इज परपेंडिकुलर टू v। ठीक है, तो इसका, इस इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग L इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस p होता है। कक्षीय कोणीय संवेग L इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस p।
तो आपके पास R और P की जगह क्या हो जाएगा MB, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं LMR क्रॉस V, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास एकअक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है। तो इस L की जो दिशा होगी वो R और V के लंबवत होगी। तो ये दोनों आपस में लंबवत है, ठीक है। तो इन दोनों के लंबवत, इनकी दिशा किधर की तरफ होगी, इस तरीके से बाहर की ओर होगी, इन दोनों के लंबवत। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जो गति का तल है वो बोर्ड के तल को मान लिया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति के तल को बोर्ड का तल मान लिया जाए तो L की दिशा इस तरीके से होगी, ठीक है। अब प्रेक्षक यहाँ पर बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन उसको गति करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यदि अपन क्या करें, एक इसी प्रेक्षक को अपन जो है इलेक्ट्रॉन पर बिठा दें, किस पर बिठा दें, इलेक्ट्रॉन पर बिठा दें, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए स्थिर हो जाएगा और नाभिक फिर क्या करने लग जाएगा, 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। भाई जैसे अपन पहले खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन अपन गति करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अगर अपन कोई ट्रेन में जो आदमी बैठा हुआ है, उसको अपन गति करते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष ये क्या नाभिक की क्या करता है, कक्षीय गति करता है। इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अगर अपन, ये तो नाभिक के सापेक्ष तो इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष नाभिक भी कक्षीय गति करता है। और नाभिक की कक्षीय गति, धनावेशित नाभिक धनावेशित होता है, तो इस धनावेशित नाभिक की कक्षीय गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है। धनावेशित नाभिक की कक्षीय गति के कारण, अब नाभिक गति कर रहा है, कौन गति कर रहा है, नाभिक गति कर रहा है। तो धनावेशित नाभिक की कक्षीय गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है। और जो B की दिशा होती है, B की दिशा जो होती है वो L के समांतर होती है। किसके समांतर होती है, L, जो कि ये L कक्षीय कोणीय संवेग है उसके समांतर होती है। यानी कि ये जो B उत्पन्न होता है वो कक्षीय गति से उत्पन्न होता है, एक तरीके से किसके से उत्पन्न होता है, कक्षीय गति से उत्पन्न होता है। B जो है वो कक्षीय गति से, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो B जो है वो कक्षीय गति से उत्पन्न होता है और μs जो है वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति से उत्पन्न होता है, चक्रण गति से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, चक्रण गति से उत्पन्न होता है। अब आपको मैंने बताया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई म्यू चुंबकीय आघूर्ण वाले परमाणु को, किसी म्यू चुंबकीय आघूर्ण वाले परमाणु को अगर B चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक चुंबकीय स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा माइनस म्यू बी, ये अपन ने वहां भी पढ़ा था, वहां पे म्यू की जगह m था, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कि म्यू चुंबकीय आघूर्ण वाले परमाणु को B चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वो होती है म्यू इक्वल टू माइनस म्यू बी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों का अपन गुणा कर दें, ठीक है, म्यू एस इंटू बी, तो एक चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको अपन ने नाम दे दिया ई एस है। यहाँ पर उसको नाम क्या दे दिया, ई एस है। तो ये अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ये स्थितिज ऊर्जा के अलावा ये एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से, ये क्या उत्पन्न हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है और कक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण ये अतिरिक्त चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ये ई एस है, ठीक है। तो इसको अपन एक तरीके, और म्यू एस का मान क्या होता है, म्यू एस इक्वल टू अपन ने देखा माइनस ई एस अपॉन एल, और बी जो है वो एल के समानुपाती होता है, B जो है वो किसके समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है। तो E S L माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मान रखेंगे तो हो जाएगा E S अपॉन M, और इसमें B समानुपाती L होता है, तो B इक्वल टू अपन क्या कह सकते हैं, B इक्वल टू एक कांस्टेंट अपने लिए ये लगा दिया हो गया है K L। अब ये सारे कांस्टेंट ये सब इसमें समानुपाती में चले जाएंगे और ये समानुपाती किसके हो जाएगा वास्तव में S और S और L के समानुपाती हो जाएगा, इसका समानुपाती हो जाएगा S L के समानुपाती हो जाएगा। तो E S L समानुपाती होगा S L के, और एक समानुपाती नियतांक अपन लगाएंगे तो वो हो जाएगा समानुपाती नियतांक F R S L, ठीक है, F R और S L, ये अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा है,
ठीक है, ये किसके कारण है, ये अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा इसके गुणनफल से प्राप्त हो रही है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण µs और चुंबकीय क्षेत्र B की गुणनफल से प्राप्त हो रही है। और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से उत्पन्न हो रहा है और B जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से उत्पन्न हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये एक अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसी घटना को पृथक्करण कक्षा युग्मन कहते हैं। यानी कि ये चक्रण, ये कक्षीय, ये जो µs है वो तो चक्रण गति के कारण है और B जो है कक्षीय गति के कारण है। तो इन दोनों की गुणनफल से जो अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी ये जो घटना है इसी को अपन पृथक्करण कक्षा युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथक्करण कक्षा युग्मन। ठीक है, क्लियर। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, पृथक्करण कक्षा युग्मन से क्या होगा ये अपन देखते हैं। तो ये आप एक बार आपको उतारना नहीं है, केवल ऐसे समझने के लिए है ये। ठीक है, तो पहले अपन ने शुरू में देखा कि इलेक्ट्रॉन के में कोई नाभिक है, कोई नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा ये होगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करता है, तो एक चुंबकीय आघूर्ण µs उत्पन्न हो जाएगा। µs इक्वल टू, जिसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी कहेंगे, वो µs इक्वल टू -ES/m होगा। ठीक है, और अब जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष नाभिक कक्षीय गति करेगा, तो नाभिक की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा B। ठीक है, और इन दोनों के गुणनफल से अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, वो ये होगी। ठीक है, ESL = FR S+S। अब ये अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये ऊर्जा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी वास्तव में अब क्या हो जाएगी, अब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बनेगी वो क्या हो जाएगी, देखिए अभी आपको केवल समझने के लिए ध्यान रखना इस चीज को। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बनेगी, देखिए एक बार, इलेक्ट्रॉन की ई टोटल 1/2 mv² - AZe² ठीक है, और ई टोटल इक्वल टू 1/2 mv² - AZe² प्लस ESS। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये तो है विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, बिना पृथक्करण कक्षा युग्मन के। ठीक है, और ये हो जाएगा विद स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, पृथक्करण कक्षा युग्मन के कारण। तो पृथक्करण कक्षा युग्मन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है उसमें एक टर्म और ऐड हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या पड़ेगा इसके वजह से ऐड होने, ये जो एक टर्म और ऐड हुई है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, देखिए आप। ये जो ESL की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं, ESL इक्वल टू, अभी अपन ने देखा था कि ESL इक्वल टू क्या है, यहाँ पे अपने पास FRS.S। ठीक है, अब ये ESL की एक तो चीज ये बात भी है कि ये जो ESL की वैल्यू है वो चेंजेबल होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी अपन एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू आपके पास क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू, इन दोनों की एवरेज वैल्यू, तो FR की एवरेज वैल्यू और S.S की एवरेज वैल्यू। ठीक है, और जब अपन S.L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसमें रखते हैं, S.L की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है में चक्रण कोणीय संवेग प्लस कक्षीय कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग प्लस कक्षीय कोणीय संवेग इक्वल टू होता है कुल कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग प्लस इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग। तो S प्लस L इक्वल टू क्या होता है, G होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू G²। यहाँ से अपन S.L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है 1/2 G² - L² - S²। ठीक है, और यहाँ पे इनकी भी वैल्यू अपन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार L की जो वैल्यू होती है वो होती है H×LL+1। S की जो वैल्यू होती है, S की जो वैल्यू होती है वो होती है H×SS+1। ठीक है, और J की जो वैल्यू होती है, J की जो वैल्यू होती है क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार वो होती है H×J+1। ठीक है, तो इन अपन को स्क्वायर करेंगे तो इन सब में से क्या आ जाए, यहाँ पर जो L है
वो कक्षीय क्वांटम संख्या या द्विगंशीय क्वांटम संख्या या कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहलाती है। एस जो है पृथक्करण क्वांटम संख्या कहलाती है और जे जो है कुल क्वांटम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर एस डॉट एल की जो एवरेज वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा एस क्रॉस स्क्वायर बाई 2 जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और इसको अपन एफ आर से गुणा कर देंगे, तो एफ आर से गुणा करने पर आपके पास ई एस एल की एवरेज वैल्यू आ जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एफ आर की एवरेज वैल्यू और जे प्लस 1, अभी आप समझेंगे ध्यान रखना, एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी, ये ई एस एल की एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर आपको जो है ई एस एल की एवरेज वैल्यू लेनी है और ई एस एल की एवरेज वैल्यू ही होती है, ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ ई एस एल से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जे है, ठीक है, तो जे के दो मान होते हैं, जे के दो मान होते हैं, यहाँ पर जे के दो मान होते हैं, जे इक्वल टू होता है एल प्लस एस और एक होता है जे इक्वल टू एल माइनस एस। और एस की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है 1/2, ठीक है, एल एस जो है सेकंड क्वांटम संख्या उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो एल प्लस 1/2 और एल माइनस 1/2। प्लस तो तब होता है जब एल और एस क्या होते हैं, एल एस समांतर होते हैं, ठीक है, और जब एल और एस प्रति समांतर होते हैं, क्या होते हैं, प्रति समांतर। तो इसके जे की दो वैल्यू हो गई, जे की जो दो वैल्यू हो गई और एस की एक ही वैल्यू तो है 1/2, ठीक है। अब जे की दो वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, ध्यान रखना इसको कि जब जे की दो वैल्यू अपन इसके में रखेंगे, एल की तो एक ही वैल्यू है, ठीक है, एल का मान जैसे 1 है तो यहाँ पर 1 है एल का मान, फॉर एग्जांपल 1 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये मोड में लेनी है आपको, ध्यान रखना, इसमें अपन को वो नहीं लेना है, ये इसमें नेगेटिव को नहीं लेना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जैसे एल का मान 1 है तो जे का मान यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो जे के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, ठीक है। तो जे के मान 2 आ गए तो यहाँ पर जो है 2 मानों की तरह काम करेगा, तो ई एस एल के 2 मान आएंगे भाई, जे के 2 मान होने के कारण ई एस एल के कितने मान आ गए 2, एल की वैल्यू एक ही है बट एक एल के लिए भी ई एस एल के कितने मान आ रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं। सिर्फ एक एल ऐसा है जिसके लिए 2 मान नहीं आ रहे हैं। अब दो स्थितियां बन गई, देखो केस फर्स्ट है जब एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0 होता है एस कक्षकों के लिए, किसके लिए, एस कक्षकों के लिए। तो एस कक्षकों के लिए जे का जो मान है वो एल की वैल्यू 0 है, मोड में लेंगे तो एस के बराबर ही आएगा और एस कितना होता है 1/2, और उस स्थिति में अपन जे को एस बना देंगे, ये 0 हो गया, ये एस हो जाएगा, तो सेम चीज हो जाएंगी और ये 0 हो गया, तो कट के ई एस एल की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 0, यानी कि पृथक्करण कक्षा युग्मन के कारण जो ई एस एल आ रहा है एस कक्षकों में या एस ऊर्जा स्तरों में वो 0 आ रहा है, यानी कि पृथक्करण कक्षा युग्मन का एस ऊर्जा स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एस ऊर्जा स्तरों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पृथक्करण कक्षा युग्मन का, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि एल की वैल्यू 0 नहीं है, एक सेकंड में अपन बात करें कि एल की वैल्यू 0 नहीं है, जैसे पी डी एफ कक्षकों की बात करें अपन, तो वहां पर जे के 2 मान आएंगे, एक तो आएगा एल प्लस हाफ और एक आएगा एल माइनस हाफ, ठीक है। तो जे इक्वल टू एल प्लस हाफ और जे इक्वल टू एल माइनस हाफ, तो इसके लिए अगर अपन के लिए ई एस एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए एल ई एस एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए अपन जब ई एस एल की वैल्यू कैलकुलेट करता है तो आपके पास आता है एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर, और यहाँ पे आता है एल, ठीक है। और इसके लिए जब अपन ई एस एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर, और ये आता है माइनस एल माइनस 1, ठीक है। तो आप देखिए एल की वैल्यू एक ही है, एल सेम है दोनों में, एल जैसे अपन ने एल का मान 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, जैसे एस पी कक्षक ले लिया, डी कक्षक ले लिया, कोई सा ले लिया, लेकिन एक ही एल के लिए, एक एल के लिए ई एस एल के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। तो इसमें 2 मान जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी।
तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 होने का मतलब ऊर्जा स्तर कितने हो जाएंगे, 2 ऊर्जा स्तर हो जाएंगे। तो इससे के कारण क्या होगा, अतः इस प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण एक ऊर्जा स्तर जो है वो 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से, लेकिन पी डी एफ, जिनके लिए एल की वैल्यू 0 नहीं है। तो प्रचक्रण कक्षा युग्मन का क्या प्रभाव पड़ेगा ऊर्जा स्तरों पर, ऊर्जा स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वे ऊर्जा स्तर जिनके लिए एल का मान 0 नहीं है, वे ऊर्जा स्तर जिनके लिए एल का मान 0 नहीं है, वो एक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्रचक्रण कक्षा युग्मन का प्रभाव है। तो ये प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण ये ESL एडिशनल टर्म आ रही थी, और ESL की वैल्यू ये होती है, और इसके 2 मान आएंगे जिनके लिए एल का मान 0 नहीं है। अगर एल का मान 0 है तो इसका मान 0 ही हो जाएगा, एक भी नहीं आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके लिए एल का मान 0 नहीं है, उन ऊर्जा स्तरों के लिए ESL का मान 2 आएगा, 2 आएंगे, और 2 मान आने के कारण एक ऊर्जा स्तर जो है वो 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अभी केवल समझा ही रहती है। ठीक है, तो 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। कैसे, अगर आप लोग पी ऊर्जा स्तर की बात करें तो बिना प्रचक्रण कक्षा युग्मन के पी ऊर्जा स्तर आपके पास, जैसे ये पी ऊर्जा स्तर है, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो प्रचक्रण कक्षा युग्मन से पहले तो एक ऊर्जा स्तर है, लेकिन प्रचक्रण कक्षा युग्मन के बाद में कितने ऊर्जा स्तर बन जाएंगे, इसके 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। अब इसमें एक के लिए जो है, एक के लिए आपके पास जैसे यहाँ पर P जो है, यहाँ पर L माइनस हाफ, L प्लस हाफ, तो L माइनस हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, P 1/2, और यहाँ पर P 3/2। ये J की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, फॉर J इक्वल टू L माइनस हाफ, और ये हो जाएगा J इक्वल टू L प्लस हाफ। तो J के अलग अलग मानों के लिए ये जो है ऊर्जा स्तर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये J के अलग अलग मानों के लिए 2 अलग अलग ऊर्जा स्तर। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन P ऊर्जा स्तर से S ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा, तो पहले अगर संक्रमण करेगा, P से S में संक्रमण करेगा, तो आपको एक प्रकार की लाइनें मिलेंगी, एक स्पेक्ट्रम में रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि सारे जो विकिरण रहेंगे उनकी तरंगदैर्घ्य समान रहेगी। ठीक है, लेकिन अब आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी संक्रमण करेगा और यहाँ से भी संक्रमण करेगा, S में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना, तो यहाँ से भी संक्रमण करेगा, यहाँ से भी संक्रमण करेगा। ठीक है, तो आपको 2 अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि 2 स्पेक्ट्रम में लाइन प्राप्त होंगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, इन 2 स्पेक्ट्रम में लाइन प्राप्त होती है जिनके बीच में बहुत कम अंतराल होता है। ठीक है, तो इनको सूक्ष्म संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको सूक्ष्म संरचना कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रचक्रण कक्षा युग्मन है। तो प्रचक्रण कक्षा युग्मन का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति और कक्षीय गति का युग्मन है एक तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसकी बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की, तो प्रचक्रण गति और कक्षीय गति का युग्मन है। ठीक है, अब ये टॉपिक अपन ने समझा लिया है, अब अपन इसको लिखाएंगे। ठीक है, अब अपन लिखेंगे इसको, तो अपन क्या लिखेंगे, कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। 2 प्रकार की, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति पहली, नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, नाभिक के सापेक्ष कक्षीय गति, डायरेक्ट लिख लो। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष चक्रण या प्रचक्रण गति। ठीक है, चक्रण या प्रचक्रण गति। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग,
कक्षीय गति से संबंधित कोणीय संवेग, कक्षीय गति से संबंधित, कक्षीय गति से संबंधित कोणीय संवेग को कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं। कक्षीय गति से संबंधित कोणीय संवेग को कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं, और इसे एल वेक्टर से प्रदर्शित करता है, और इसे एल वेक्टर से प्रदर्शित करता है। कक्षीय गति से संबंधित कोणीय संवेग को कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं और इसे एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार चक्रण गति से संबंधित कोणीय संवेग को, चक्रण गति से संबंधित कोणीय संवेग को, चक्रण गति से संबंधित कोणीय संवेग को चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, और इसे एस वेक्टर से प्रदर्शित करता है, और इसे एस वेक्टर से प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये लिखिए, एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ, लिखिए आप। ठीक है, और इसे एस वेक्टर से व्यक्त करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, तथा इसे म्यू एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, तथा इसे म्यू एस वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये म्यू एल वही है जो पिछले टॉपिक में एम था, ठीक है, और ये म्यू एस वही है जो पिछले टॉपिक में एम एस था। ठीक है, लिख लीजिए।
कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल वेक्टर इक्वल टू माइनस ए एल अपॉन 2m ई होता है ई एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस वेक्टर इक्वल टू माइनस ई एस अपॉन एम, ठीक है। तो अब अपन इसको डिफाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेते हैं। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एन वेक्टर और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस वेक्टर में अन्योन क्रिया को प्रचक्रण कक्षा अन्योन क्रिया, प्रचक्रण कक्षा अन्योन क्रिया या प्रचक्रण कक्षा युग्मन, इंग्लिश में लिख देना, स्पिन इंग्लिश में जरूर लिख देना, ये वाला वर्ड है यहाँ पे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कैसे है, ठीक है। प्रचक्रण कक्षा युग्मन को प्रचक्रण कक्षा युग्मन को निम्न से सम्मत प्रतिरूप, निम्न से सम्मत प्रतिरूप से समझा जा सकता है, से समझा जा सकता है, लिख लीजिए, निम्न से सम्मत प्रतिरूप से समझा जा सकता है। यदि किसी परमाणु के नाभिक पर कोई प्रेक्षक स्थित मान लिया जाए, यदि किसी परमाणु के नाभिक पर कोई प्रेक्षक स्थित मान लिया जाए तो उसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि आपने क्या किया, एक परमाणु के नाभिक पर किसी प्रेक्षक को बिठा दिया,
तो उसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करेगा, कक्षीय गति करेगा। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में गति करता हुआ प्रतीत होगा। गति में कक्षीय गति करता हुआ प्रतीत होगा, ये लिख लो स्पष्ट, कक्षीय गति करता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। अब देखिए, माना एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, माना एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v वेग से नाभिक के सापेक्ष, नाभिक क्या लिखी, प्रेक्षक के सापेक्ष कक्षीय गति कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग L वेक्टर निम्न होगा। क्या होगा, L वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, और R वेक्टर क्रॉस M V वेक्टर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, M R क्रॉस V। ठीक है ना। जैसे अपन ने यहाँ पर नाभिक है, नाभिक पर किसी प्रेक्षक को बिठा दिया और इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है। इसकी जो वेग की दिशा होती है वो स्पर्शरेखा के अनुदिश होती है, रेखीय वेग की दिशा। ठीक है, जिसकी त्रिज्या है। ठीक है। तो अपनी 10वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये दोनों लंबवत हैं, और जो कोणीय संवेग L आएगा उनकी दिशा इन दोनों के लंबवत होगी। तो इन दोनों के लंबवत कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा होगी। अब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ होगी, अगर इधर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो नीचे अंदर की तरफ होती है, ये बाहर की तरफ होगी, स्पष्ट है, बाहर की ओर इधर की तरफ। और इधर मूव करता है इलेक्ट्रॉन यू, ठीक है, यू मूव करता तो अंदर की ओर होगी, और यू मूव कर रहा है तो बाहर की ओर होगी। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेंगे। तो इन दोनों के लंबवत बाहर की ओर होगी। इधर देखिए आप, L की दिशा इलेक्ट्रॉन के पथ के पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक है, लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पर प्रेक्षक की स्थिति,
ये लिख लिया होगा आपने। डी, अब यदि किसी अन्य प्रेक्षक को कहां पर स्थित मान रहे अपन, इलेक्ट्रॉन पर स्थित मान लिया जाए, इलेक्ट्रॉन पर स्थित मान लिया जाए तो उससे नाभिक वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ प्रतीत होगा। उसे नाभिक वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ, वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ प्रतीत होगा। जैसे ये आपके पास क्या है, ये देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन स्थित, इलेक्ट्रॉन पर ही आपने किसको बिठा दिया है, इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए स्थिर, और नाभिक क्या करेगा, गति करेगा। अब की बात नाभिक गति करेगा इस तरह से, ठीक है। तो नाभिक गति कर रहा है, देखिए, चलिए। यदि धनावेशित नाभिक की इस आभासी गति के कारण, धनावेशित नाभिक की आभासी गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा एल वेक्टर के समांतर होगी, लिख लीजिए। अतः चिरसम्मत प्रतिरूप के अनुसार, इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर अनुभव किए गए चुंबकीय क्षेत्र भी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर अनुभव किए गए चुंबकीय क्षेत्र भी और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस वेक्टर के मध्य अन्योन्य क्रिया को प्रचक्रण कक्षा अन्योन्य क्रिया कहते हैं। प्रचक्रण कक्षा अन्योन्य क्रिया कहते हैं। लिख लीजिए।
ये इसका नाम ये भी दे सकते हैं, कहते हैं पृथक्करण कक्षा नियम के लिए या पृथक्करण कक्षा युग्मन, ये वाला नाम भी दे सकते हैं पृथक्करण कक्षा युग्मन कहते हैं। लिख लिया। ठीक है, बी वेक्टर और म्यू एफ वेक्टर के अन्योन क्रिया से इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा, अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा ESL निम्न होगी, ESL निम्न होगी। क्या होगी? ESL समानुपाती माइनस म्यू आर और बी। ठीक है, और ESL समानुपाती क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस की, माइनस तो माइनस नहीं, तो म्यू एस का मान क्या है आपके पास? म्यू एस का मान है माइनस ES अपॉन एम, और बी किसके समानुपाती है? बी है समानुपाती एल के। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू के एल कह सकते हैं, बी इक्वल टू के एल कह लीजिए, समानुपाती है ना, तो के कोई कांस्टेंट यहाँ पर साइड में लिख दीजिए, सिंस म्यू एस वेक्टर इक्वल टू माइनस ES अपॉन एम एवं बी वेक्टर समानुपाती क्या है? एम वेक्टर या बी वेक्टर इक्वल टू के एल। के क्या है यहाँ पे? कोई कांस्टेंट है, के इक्वल टू कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो E कांस्टेंट, M कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो सब कांस्टेंट में चले जाएंगे, ESL माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो जाएगा समानुपाती S डॉट L, ESL समानुपाती S डॉट L। और यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए अपन ने एक समानुपाती नियतांक ले लिया FR S डॉट L। इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 1। क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ FR समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है, इसका मान निम्न होता है, इसका मान निम्न होता है। देखिए, ये आपको डायरेक्ट याद करना है यहाँ पे, क्योंकि ये कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्या क्या होता है? FR इक्वल टू 1/2 M स्क्वायर C स्क्वायर 1/2 M स्क्वायर C स्क्वायर 1/R। ठीक है, और D अपॉन DR, और यहाँ पे है VR। ठीक है, ये होता है किसका मान? FR का मान। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। और यहाँ पर VR क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा बनती है वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा VR इक्वल टू क्या होती है? देखिए,
जैसे आपके पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है नाभिक के चारों, ठीक है, नाभिक है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इनके बीच इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है। तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल से क्या उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उस आकर्षण बल से जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पार्टिकल के उसमें V = K Q1 Q2/R ये होता है। तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा, नाभिक का आवेश, और Q2 की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, बीच की दूरी तो R रह ही जाएगी। अब नाभिक का आवेश, किसी भी नाभिक का आवेश Z परमाणु क्रमांक वाले नाभिक का आवेश क्या होता है, +Z, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, -K/R। तो ये इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -KZe²/R, -KZe²/R। साइड में आप छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो तो ये बना सकते हो आप, छोटा सा डायग्राम। यहाँ पर कोई नाभिक है और यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाभिक का आवेश क्या होता है, नाभिक के आवेश को अपने Q1 डिनोट कर दिया, Q1 = कितना होता है, +Z, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को अपन ने Q2 से डिनोट कर दिया, वो -A होता है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R। ये डायग्राम साइड में बना देना। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो जाएगी V = -KZe²। तो यहाँ से ये मान रखा है, इसको अपन वापस कैलकुलेट करेंगे, ये मान रखा है, अपन क्या कर लेंगे, वापस कैलकुलेट कर लेंगे। इसका अवकलन कर लीजिए, अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, ये अवकलन करिए इसका, यहाँ तक लिख लीजिए एक बार आप, तो ऊपर करवाएंगे, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर ऊपर करवाएंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन कर लेंगे। आता है d/dr और Vr इज इक्वल टू d/dr, और इसमें रखेंगे अपन मान, तो -KZe²/R, तो -KZe² तो बाहर आ जाएगा। अवकलन किसका होगा, केवल इसका होगा 1/r का, 1/r का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -r⁻⁻1, तो माइनस प्लस हो जाएगा KZe², और इसका होता है r⁻², ठीक है, n(x(n−1), तो ये d/dr r⁻⁻1, तो n की जगह -1, n x की जगह क्या आ जाए, r n-1, ठीक है, तो ये -r
और r की पावर -2 यानी कि -1/r²। तो इसका आपका कितना आएगा -1/r²। जैसे ऐसे लिख दीजिए -kze² और -1/r²। ठीक है। और फिर लास्ट में फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस kze²/r²। kze²/r²। अतः एफ आर क्या बन जाएगा, अतः एफ आर आपके पास बन जाएगा 1/2m²c² और 1/r। और इसकी वैल्यू हो जाएगी kze²/r²। तो देखिए आपके पास एफ आर क्या आ जाएगा, एफ आर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे kze²/2m²c²r²। kze², ठीक है, और 2m²c² और r² मिलकर क्या मिल जाएंगे r। इसको आप कहते हो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये एफ आर की वैल्यू। चाहो तो आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू भी रख सकते थे यार। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये आएगा एफ आर, वो नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, लिख लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, प्रत्यक्षम कक्षा युग्मन के कारण, प्रत्यक्षकरण कक्षा युग्मन के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर के कारण जिन ऊर्जा स्तरों के लिए एल की वैल्यू 0 नहीं होती है, जिन ऊर्जा स्तरों के लिए एल की वैल्यू 0 नहीं होती है, जैसे पी एस के लिए तो एल की वैल्यू 0 होती है, जैसे पी डी एफ, ठीक है, आदि जिन ऊर्जा स्तरों के एल की वैल्यू 0 नहीं होती है, वे ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। वे ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि एक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्षम कक्षा युग्मन के कारण जिन ऊर्जा स्तरों के लिए एल की वैल्यू 0 नहीं होती है, वे ऊर्जा स्तर, ठीक है, वे ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण ठीक है दो रेखाएं प्राप्त होती हैं आपको, जिसके कारण द्विरेखा संरचना प्राप्त होती है, जिसके कारण द्विरेखा संरचना प्राप्त होती है, द्विरेखा संरचना प्राप्त होती है, जिसे
जिसे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना भी कहते हैं, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना कहते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना कहते हैं, सूक्ष्म संरचना कहते हैं। ये भी बताएंगे कैसे व्यक्त होगा। जैसे अपने पास एस कक्षक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो पी कक्षक है मान लीजिए, तो पी कक्षक बिना प्रसक्रण कक्षा युग्मन में तो ऐसे रहेगा, और प्रसक्रण कक्षा युग्मन होने के बाद उसके दो भाग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही डी के भी दो हो जाएंगे, तो प्रसक्रण कक्षा युग्मन से एक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है। प्रसक्रण कक्षा युग्मन से एक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है। अब देखिए बी, सूक्ष्म संरचना की गुणात्मक व्याख्या। सूक्ष्म संरचना की गुणात्मक व्याख्या। सूक्ष्म संरचना की गुणात्मक व्याख्या। तो प्रसक्रण कक्षा युग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा, प्रसक्रण कक्षा युग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा, प्रसक्रण कक्षा युग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा निम्न होती है। निम्न होती है, क्या होती है? ESL इक्वल टू FR S डॉट S। अब यदि देखिए ESL की वैल्यू चेंजेबल है, ESL की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, तो आप इसका क्या ले सकते हैं? एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। भाई ESL की वैल्यू चेंज होती है, तो आप कौन सी वैल्यू लो, तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप उसकी एवरेज वैल्यू ले लीजिए। तो ESL की एवरेज वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी भी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, इधर की तरफ भी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अलग अलग लगा देंगे अपन, FR की एवरेज वैल्यू, FR की एवरेज वैल्यू और S इंटू L की एवरेज वैल्यू। दो समीकरण अपने पास पहले आ गए, तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग प्लस इलेक्ट्रॉन का प्रसक्रण कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का प्रसक्रण कोणीय संवेग, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन कक्षीय कोणीय संवेग को और इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग। इसको अपन L वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसको अपन S वेक्टर से डिनोट करते हैं, और दोनों को कुल को J से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये L प्लस S इक्वल टू J, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करें अगर अपन, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2SL इक्वल टू J स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ से अपन SL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास क्या करेंगे, पहले तो आप J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर हो जाएगा, 2 को यहाँ पे रखोगे, और जब 2 को बैठा दोगे तो नीचे आपको नीचे हो जाएगा, नीचे ले जाओगे आप इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ये ऐसा है, लिखिए आप, ये SL की वैल्यू आ जाएगी।
अब इन दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। एवरेज वैल्यू एफ एल की एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होगा, 1/2 जे स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस एल स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस एस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसको कह देंगे अपन समीकरण नंबर 4। अब देखिए, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार L इक्वल टू होता है H क्रॉस J, H क्रॉस L L प्लस 1 रूट में, ठीक है, और S ऑफ J, H क्रॉस H क्रॉस नाम भी रूट में आएगा। लेकिन अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए एल स्क्वायर के एवरेज वैल्यू, एस स्क्वायर के एवरेज वैल्यू और जे स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर कर देंगे तो एच क्रॉस का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर, एल एल प्लस 1 एच एच प्लस 1 जे जे प्लस 5 एस 7। ठीक है, अब देखिए, आप समीकरण 4 में 5 6 7 मान 5 6 और 7 से मान रख देंगे अपन समीकरण नंबर 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस एल की एवरेज वैल्यू, एस एल की एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एच क्रॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा 0.2, ठीक है, ये हो जाएगा जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप क्या रखोगे मान, समीकरण 8 से समीकरण 3 में मान रखना, समीकरण 8 से समीकरण 3, समीकरण 3 क्या है आपके पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई एस एल इज इक्वल एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर एवरेज वैल्यू ऑफ एफ डॉट एल। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 के ब्रैकेट में लिख लो पूरा समीकरण, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 8 से समीकरण 3 में मान रखने पर, ये है समीकरण 3, तो रखेंगे पहले, रख देते हैं यहाँ पे। देखो इस समीकरण में मान रखना है, कुल मिला के आपको एफ आर और लगाना है, और ये एफ आर, इसमें एफ आर लगाया आपने इधर की तरफ, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ ई एस एल इक्वल टू, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 को अपन इधर ले लेते हैं, ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 को इधर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर, ठीक है, और जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1, जो हो जाएगा समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9 हो गए।
आपको डब्बे बंद करने हैं, डब्बे बंद करने के लिए लाइन कैसी थी। यहाँ L है कक्षीय कोणीय समवेग क्वांटम संख्या, कोणीय समवेग क्वांटम संख्या या दिगंती क्वांटम संख्या भी इसको कहते हैं। एच पृथक्करण क्वांटम संख्या, पृथक्करण क्वांटम संख्या, और ये क्या है, कुल कोणीय समवेग क्वांटम संख्या, कुल कोणीय समवेग क्वांटम संख्या, कुल कोणीय समवेग क्वांटम संख्या जे के दो मान संभव है। अब देखो पृथक्करण क्वांटम संख्या का केवल एक ही मान होता है, वो होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 मान होता है इसका, ठीक है। जे के दो मान संभव होंगे, संभव होते हैं, कौन से, तो जे के दो मान होते हैं, ऐसे लिखो, जे के दो मान होते हैं, जे इक्वल टू एल प्लस एस और जे इक्वल टू एल माइनस एस। एल प्लस एस तो कब होता है, जब एल व एस समांतर होते हैं, जब एल और एस क्या होते हैं, समांतर, जब एल और एस प्रति समांतर होते हैं, प्रति, जब एल और एस प्रति समांतर होता है, मतलब क्या होता है, एंटीपैरेलल, ठीक है ना। या एक चीज और एक काम और कर सकते हैं इसमें अपन, जे इक्वल टू एल प्लस एफ इक्वल टू एल प्लस हाफ, यहीं पे लिख लो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जे इक्वल टू एल माइनस एफ इक्वल टू एल माइनस हाफ, ऐसे लिख लो। एस की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो यहीं पर लिख लो इसको, अपन को अलग से शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब देखें केस फर्स्ट यदि L इक्वल टू 0 है, L इक्वल टू 0 है, यानी कि S कक्षकों के लिए, अर्थात S कक्षकों के लिए, S ऊर्जा स्तरों के लिए, ठीक है। यदि L इक्वल टू 0 है तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, S हो जाएगा। अतः ESL जो आपका है, ESL इक्वल टू क्या होता है, S cos स्क्वायर बाई 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ FR और इंटू JJ प्लस 1 माइनस LL प्लस 1 LL प्लस 1 माइनस SS प्लस 1, ये है ESL। तो इसमें आप J की जगह आप S रख दीजिए, यानी ESL कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, S cos स्क्वायर बाई 2 FR, ठीक है। J की जगह आपके पास S हो गया तो SS प्लस 1 माइनस 0 माइनस SS प्लस 1, तो इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरा सब पूरा होके 0 आ जाएगा, दैट इज ESL इज 0, ठीक है। अर्थात प्रत्यक्षण कक्षा युग्मन के कारण, प्रत्यक्षण कक्षा युग्मन के कारण L इक्वल टू 0 वाले ऊर्जा स्तरों, L इक्वल टू 0 वाले ऊर्जा स्तरों या S ऊर्जा स्तरों, S ऊर्जा स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रत्यक्षण कक्षा युग्मन का S ऊर्जा स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इनमें S ऊर्जा स्तरों में प्रत्यक्षण कक्षा युग्मन शो ही नहीं करता, एक तरीके से S ऊर्जा स्तरों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिख लीजिए, ये दोबारा से लिखना ही पहले लिखा हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, यदि L डज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात C D F कक्षकों के लिए, ठीक है, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, L प्लस हाफ और J इक्वल टू L माइनस हाफ, J इक्वल टू L प्लस हाफ और J इक्वल टू L माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में ESL क्या आ जाएगा, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे,
ESL ये होता है, तो नंबर 1 यहाँ डाल दो आप, इसका नंबर 1, जब J इक्वल टू L प्लस हाफ है तो ESL क्या है? देखो J इक्वल, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे लिख देंगे, J इक्वल टू L प्लस हाफ, J इक्वल टू L प्लस हाफ रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा J इक्वल टू L प्लस हाफ, यहाँ पर इस देखिएगा L प्लस हाफ माइनस 1, सब प्लस है, प्लस 1 माइनस L प्लस 1 माइनस एस की जगह 1/2 इंटू J इक्वल टू L प्लस हाफ है एवं S इक्वल टू 1/2, तो ठीक है 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, एस की वैल्यू रख दी अपन ने। देखिए ये परिवर्तन आप ऐसे कैसे उसी में मत कर देना, दोबारा से लिखना, ध्यान रखना। ESL की एवरेज वैल्यू आपके पास हो जाएगी S क्रॉस स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और FR यहाँ से देखिए L प्लस हाफ, L ये हो जाएगा L प्लस हाफ और हो जाएगा L प्लस 3/2, ठीक है, माइनस L प्लस 1 माइनस हाफ इंटू 3/2, ठीक है, इक्वल टू S क्रॉस स्क्वायर बाई 2 FR। अब देखो ये हो जाएगा L और L स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस L/2, नहीं 3L/2, L को इससे गुणा करेंगे, L को इससे गुणा करेंगे, फिर हाफ को इससे गुणा करेंगे, फिर हाफ को इससे गुणा करेंगे, इसको भी अपन ऐसे कर देंगे माइनस L स्क्वायर माइनस L, कोई नहीं, माइनस L स्क्वायर माइनस L माइनस हाफ इंटू 3/2, S क्रॉस स्क्वायर बाई 2, इधर देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, इनको अपन नंबरिंग दे देता है 1 2 3, ये हो गए 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 है इसमें टर्म, तो आप 7 में देखिए आप ESL क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, देखो आप पहली और 5वीं, 1 और 5 इक्वल टू 0, दोनों कट के 0 हो जाएंगे, पहली और 5वीं, ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 4 और 7, 4 और 7 मिलके 7 में से 1 2 3 4 टर्म हट गए, 3 बची, तो इस आपके पास ये दोनों देखो 3L/2 और L/2, तो 2L हो जाएगा, 2L में से आपके पास ये एक L गया तो कितना बचेगा, 1L बचेगा, तो 2 and 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा ESL S क्रॉस स्क्वायर बाई 2 और एवरेज वैल्यू ऑफ FR, और जो दोनों हो जाएगा 2L माइनस L, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ESL इज इक्वल टू S क्रॉस स्क्वायर बाई 2 FR, और ये क्या आ जाएगा उतार लीजिए।
देखिए आपको उसी को मिटाना नहीं है, आप नया करेंगे अपन दो नंबर करेंगे कि जब l इक्वल टू एल माइनस हाफ है एवं h इक्वल टू 1/2, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, तो ये एस एल इक्वल टू ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हाफ होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हाफ, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखिए ये एल माइनस हाफ और ये एल प्लस हाफ, ये हो जाएगा एल माइनस हाफ और ये हो जाएगा एल प्लस हाफ माइनस एल प्लस 1, ठीक है, और माइनस का 1/2 इंटू 3/2, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एल माइनस हाफ एल प्लस हाफ ए स्क्वायर ए प्लस एक माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर माइनस एल, इसको खोल लेंगे तो माइनस का 3/4, इतना आगे चल रहा है। देखिए यहाँ अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3/4 और ये 1/4 और 3/4 जिस मिल के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ई एस एल एस कॉस स्क्वायर बाई 2, देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 1/4 और 3/4 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का एल, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस एल माइनस 1 माइनस एल माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ये वाली चीज काम नहीं, दो नंबर डाल के पूरा नंबर निकाल लीजिए माइनस एल माइनस। अब देखो ये दो निकाले हैं अपन ने, वो एल का मान चेंज करके नहीं निकाले हैं, ये जे के मान परिवर्तन होने की वजह से ई एस एल के दो मान आ रहे हैं, ई एस एल के दो मान इस वजह से आ रहे हैं कि जे का मान चेंज हो रहा है, ना कि एल का मान चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एन और एल का मान समान होते हुए भी जे के दो मान होने के कारण ई एस एल के दो मान आ रहे हैं।
अतः L के किसी एक मान के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ ESL के दो मान निम्न होंगे। अतः L के किसी एक मान के लिए ESL के दो मान निम्न होंगे। ESL का एक मान, ESL का दूसरा मान। एक तो क्या है h क्रॉस स्क्वायर बाई 2, इसमें भी FR और FR, इसमें तो आ रहा था L, ठीक है, और इसमें आ रहा है -L - 1, ठीक है। ये तो कब आ रहा है जब j इक्वल टू L प्लस हाफ और जब j इक्वल टू L माइनस हाफ, ये निकाल लिया अपन ने, ठीक है। देखो L के एक मान है, L का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, यहाँ पे J का मान परिवर्तित हो रहा है। तो L का एक मान के लिए भी ESL के कितने मान आ रहे हैं, दो मान। अर्थात प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण, nm क्वांटम संख्या वाला प्रत्येक ऊर्जा स्तर, nm क्वांटम संख्या वाला ऊर्जा स्तर L के दो मान, J के दो मान L प्लस हाफ और L माइनस हाफ होने के कारण दो भागों में बट जाता है। अर्थात प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण nm क्वांटम संख्या वाला ऊर्जा स्तर J के दो मान L प्लस हाफ और L माइनस हाफ होने के कारण दो भागों में बढ़ जाता है। अभी एग्जांपल लेके समझाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा आपको। लिख लीजिए आप, अर्थात जिन ऊर्जा स्तरों के लिए अपन ये बना सकते हैं कि जिन ऊर्जा स्तरों के लिए L की वैल्यू 0 नहीं होती है, ऐसे ऊर्जा स्तर जिनके लिए L की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो बिना प्रचक्रण कक्षा युग्मन के, अगर मान लो कि एक ऊर्जा स्तर बिना प्रचक्रण कक्षा युग्मन के मान लीजिए कि कोई ऊर्जा स्तर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, तो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर बिना प्रचक्रण कक्षा युग्मन का क्या एक कोई ऊर्जा स्तर है जिसके लिए L की वैल्यू 0 नहीं है। L की वैल्यू 0 नहीं, जैसे P, D, F कोई भी हो सकता है, ठीक है, बिना प्रचक्रण कक्षा युग्मन के, ठीक है। तो इस प्रचक्रण कक्षा युग्मन के बाद क्या होगा कि ये जो ऊर्जा स्तर है वो दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। प्रचक्रण कक्षा युग्मन के बाद, ठीक है, एक ऊर्जा स्तर कितने ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा, दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। प्रचक्रण कक्षा
युग्मन के बाद, प्रचक्रण कक्षा युग्मन के बाद एक ऊर्जा स्तर, जैसे पहले एक ऊर्जा स्तर था तो एक ऊर्जा स्तर कितने ऊर्जा स्तरों में बढ़ गया, 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ गया प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण, ठीक है। लेकिन वही ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में बटेंगे जिनके लिए L की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। जैसे P, D, F इस तरह से। तो बिना प्रचक्रण कक्षा युग्मन के इस तरीके से हैं, तो प्रचक्रण कक्षा युग्मन के बाद में इस तरीके से लिख लीजिए। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि पहले कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा था, इस ऊर्जा स्तर से इससे निम्न ऊर्जा स्तर में क्या कर रहा था, संक्रमण कर रहा था। तो एक लाइन प्राप्त होगी आपको, ठीक है। लेकिन अब ये ही ऊर्जा स्तर कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो अब आपको कितने लाइन, जब इनसे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो कितनी लाइनें मिलेंगी, 2 लाइनें मिलेंगी। इन ऊर्जा स्तरों से, इन दोनों ऊर्जा स्तरों से, इन 2 ऊर्जा स्तरों से, इन 2 ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से द्विरेखा संरचना, द्विरेखा संरचना प्राप्त होती है। इन 2 ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से, इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से द्विरेखा संरचना प्राप्त होती है। इन 2 ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से द्विरेखा संरचना प्राप्त होती है। जिसे सूक्ष्म संरचना कहते हैं, प्राप्त होती है, जिसे सूक्ष्म संरचना कहते हैं, ठीक है। इन रेखाओं में ऊर्जा अंतराल, इन रेखाओं में ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, ऊर्जा अंतराल निम्न होता है। क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू, ऊर्जा अंतराल निम्न होता है, डेल्टा ई इक्वल टू आपके पास ई एफ एल, एवरेज वैल्यू ऑफ ई एफ एल फॉर जे इक्वल टू एल प्लस हाफ, फॉर जे इक्वल टू एल प्लस हाफ माइनस ई एफ एल फॉर जे इक्वल टू एल माइनस आर, एल प्लस हाफ एल माइनस आर। ठीक है। तो डेल्टा ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर, ठीक है, और एल माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एवरेज वैल्यू ऑफ एफ आर, ठीक है, और माइनस एल माइनस 1। एल माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस एल प्लस एल प्लस 1। ये कितना जाएगा आपके पास, डेल्टा इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर बाई 2 एफ आर और 2 एल प्लस 1। इसमें एक काम और कर सकते हैं अपन, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर एल का इसमें भाग देते हैं अगर अपन, तो जाएगा एल प्लस हाफ, तो सर 2 का भाग दे देने पर ही हो जाएगा एल प्लस हाफ। लिख लीजिए लिखिए इसके बाद प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण, लिख लीजिए उसके बाद लिखेंगे, ये लिखने के बाद लिखेंगे देखिए पृथक्करण कक्षा युग्मन, पृथक्करण कक्षा युग्मन के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं में सूक्ष्म संरचना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं में पृथक्करण कक्षा युग्मन के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं में सूक्ष्म संरचना का एक उदाहरण, पृथक्करण कक्षा युग्मन के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं में सूक्ष्म संरचना का एक उदाहरण सोडियम रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, सोडियम को लेकर पढ़ना है। सोडियम लैंप, सोडियम लैंप से प्राप्त, सोडियम लैंप से प्राप्त पीले रंग के प्रकाश में, पीले रंग के प्रकाश में तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम पर पाई जाने वाली स्पेक्ट्रमी रेखा, पर पाई जाने वाली स्पेक्ट्रमी रेखा वास्तव में द्विरेखीय संरचना, वास्तव में द्विरेखीय संरचना युक्त नहीं होती है, द्विरेखीय संरचना युक्त लाइन होती है। इसमें लैम्डा वन इक्वल टू 5897.6 एंगस्ट्रॉम व लैम्डा टू इक्वल टू 5891.6 एंगस्ट्रॉम वाली
स्पेक्ट्रम वाली स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, इनमें अंतर डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल टू 6 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। अब आपको जो है डायग्राम से पूरी चीज समझाइएगा। सोडियम का ठीक है। इधर देखिए, आगे देखिए, जैसे सोडियम सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 3s1, ठीक है, 3s2 3p, ऐसा आगे चलेंगे तो ये है। इनमें कभी जो है ये तो ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन इसके आगे जब इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ तक तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे भरे हुए हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब परमाणु जो है ग्राउंड स्टेट में रहता है तो ये 3s में रहता है, लेकिन जब ये परमाणु एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है तो 3p वगैरह में ये क्या हो जाता है? चला जाता है। तो जब इनसे वापस 3s में आता है तो क्या करता है? विकिरणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो क्या है कि जब परमाणु जैसे प्रत्येक कक्षा युग्मन के कारण जैसे क्या होगा कि यहाँ पर ये 3s तक ऊर्जा स्तर है, ये 3s ऊर्जा स्तर है। 3s ऊर्जा स्तर प्रत्येक कक्षा युग्मन के बाद पृथक्करण कक्षा युग्मन, पृथक्करण कक्षा युग्मन से पहले, ठीक है, पहले और बाद में ये क्या रहेगा? बिल्कुल सेम ही रहेगा। पृथक्करण कक्षा युग्मन के बाद, पृथक्करण कक्षा युग्मन से पहले और पृथक्करण कक्षा युग्मन के बाद, पृथक्करण कक्षा युग्मन के बाद क्या है? ये एस कक्षक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो
P है, जैसे अपन 3P की बात कर लें तो 3P जो है, ठीक है, ये पृथक्करण कक्षा युग्मन से पहले भी इस तरीके से रहेगा, लेकिन पृथक्करण कक्षा युग्मन के बाद में इसके दो भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे? इसके दो भाग हो जाएंगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए, और एक हो जाएगा J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए। अब L का मान क्या है यहाँ पे? C के लिए L का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? J इक्वल टू 1 में से 1 क्या तो हाफ, और ये क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। L इक्वल टू 1 है, यहाँ पर L इक्वल टू कितना है? यहाँ पर L इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये एक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में क्या हो गया? बट गया है, ठीक है। तो एक तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ संक्रमण कर सकता है और यहाँ से यहाँ भी संक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कितनी लाइनें मिलेंगी? 2 लाइनें मिलेंगी, ठीक है। बना लीजिए डायग्राम। सर अगर आप इसको जनरल नाम देना चाहो तो, अगर डायग्राम को सोडियम प्लेन बनाना चाहो, जनरल बनाना चाहो तो यहाँ पे 3P केवल P आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा। यहाँ पे J इक्वल टू S है और S इक्वल टू क्या है? 1/2 है, तो इसको अपन S1/2 कह सकते हैं जनरल नाम। वैसे तो 3S1/2 है, वैसे नाम देना चाहे तो S1/2, 3S1/2, 3P 1/2 J को नीचे, और 3P 3/2। इसके नीचे यहाँ पे 2 लाइन और व्यक्त कर देना इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से पृथक्करण कक्षा युग्मन के कारण एक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है, ठीक है। और जहाँ आपको एक लाइन मिलनी चाहिए थी वहाँ पर आपको कितनी लाइनें मिल रही हैं? 2 लाइनें मिल रही हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।